तो आज हम लोग जो 10वीं के सेंटअप परीक्षा के साइंस का जो पेपर था उसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग, और ये है उसका पार्ट टू है। पहले पार्ट में हमने 40 प्रश्नों को कर रखा है, उसे हम उसका लिंक डाल देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसे। वहाँ हमने 40 प्रश्नों को निपटा लिया था। अब बारी है बचे हुए 40 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को निपटाने का जो सेंटअप परीक्षा में पूछे गए थे। सर ऐसा क्यों है कि महत्वपूर्ण बोल रहे? क्योंकि ये बोर्ड में इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित नहीं करता है? देखिए, एक आप याद कर लीजिए कि P बराबर होता है VI, इतना याद रखिए, P बराबर VI। तो एक ये होगा, अगर हम ओम का नियम लगाएं तो V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से होता है V बराबर IR, I इंटू में I है तो I गुना करके क्या हो जाएगा? I²R। तो देखिए VI सही एकदम, I²R सही एकदम। आगे और देखिए, ओम के नियम से V को हटा देते, छोड़ देते हैं, I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? तो अगर आप लोगों को याद हो तो I बराबर होता है V/R, तो V गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? V²/R। तो ये भी ठीक है। यानी कौन इसमें है जो गलत है, निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, पढ़िए ध्यान से, बड़ा ही सुंदर सवाल दिख रहा है हमको। कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, प्रतिरोधकों को दो तरह से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम, इस तरह से प्लस माइनस करके। एक होता है समांतर क्रम, इस तरह से। इस तरह से कर, अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़िएगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा? याद रखिएगा, जो श्रेणी क्रम होता है ना, उसमें प्रतिरोध डायरेक्टली, माने उनका प्रतिरोध जो होता है डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो बढ़ाने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम यानी पार्श्व क्रम में। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारक होता है? देखिए, मूत्र जो होता है, जनरली देखिएगा कि जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है, और इसके पीछे का रीजन क्या है? यूरोक्रोम। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? माने कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसको पुनः हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, पवन ऊर्जा तो लगातार बहता रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नवीनकरणीय है, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य तो ऊर्जा लगातार देता रह रहा है, जल से भी ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। लेकिन पेट्रोल जो है नवीनकरणीय नहीं, फिर से नहीं बना सकते, ये खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल। कोयला, पेट्रोल, ये सब अनवीनकरणीय होते हैं। लैंगिक जनन संचारित रोग, इसमें कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी लैंगिक संबंध रखने से फैल सकता है? याद रखिएगा, इसमें से एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। आपको कुछ लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम बता दे रहे, जैसे गोनोरिया, एक ये पूछा जा सकता है, ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। सिफिलिस ये भी लैंगिक जनन संचारित रोग है। और एक तो ये फेमस ही है, एड्स, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो ये 3 रोग मतलब हैं जो लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। चलिए, और भी है, हर्पिक्स भी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन है जिससे धारा बह जाती है? देखिए, आपको पता है कि अधातुओं में, अधातु जो होते हैं, अधातु वो होते हैं विद्युत के कुचालक, पर एक है ऐसा जो इसको फॉलो नहीं करता, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी
ग्रेफाइट जो है धातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कौन है जो जैव घटक है? जैव घटक मतलब जिसमें जीवन है, प्राण है। तो देखिए, मृदा, वायु और तापमान, ये तो जैव घटक होंगे नहीं। कवक, कवक एक जीव है, तो निश्चित तौर पर ये जैव घटक होगा। इसमें क्या सोचना है? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। जैव यानी जिनमें जीवन है, अजैव यानी जिनमें जीवन नहीं है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, धातु आवरण कह रहा है, धातु आवरण। जैसे मान लीजिए कि कोई मशीन है, तो उसका प्लेट जो होता है धातु का बना होता है, मान लीजिए ऐसा हो, तो उसके धातु आवरण को एक अलग तार से जोड़ते हैं। देखिए, विद्युत लाने के लिए तो दो तार होते हैं, एक होता है मेन तार, एक होता है उदासीन तार। तो धातु आवरण को याद रखिएगा, धातु आवरण को, ये माइक क्या हो गया भाई, धातु आवरण को हमेशा 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 याद रखना है आपको। धातु आवरण को हमेशा, ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो उसको ठीक कर रहे थे, भूतार में जोड़ा जाता है, अर्थ वायर में, ताकि खतरा से बचा जा सके। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर, मोटर, विद्युत पंखा, पंखा तो मोटर से ही चलता है। टेप रिकॉर्डर, जो टेप रिकॉर्डर होता था पहले, जिसमें टेप, देखे होंगे आप लोग, इसमें जो कैसेट होते थे वो क्या करते थे, चलते थे, तो उसको नचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेथ मशीन में, इसमें भी, यानी सब में मोटर चाहिए, सब में मोटर चाहिए। कर दो हल्के नाभिकों से जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। कि नाभिक जो है संलित हो गई, यानी नाभिक जो है जुड़ गए लोग एक दूसरे में, ठीक, नाभिकीय संलयन। कार्बन आधुनिक आवर्त के किस वर्ग का सदस्य है? देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते, क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। तो यानी ये पी ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है आपको पता है? पी ब्लॉक शुरू होता है वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, यहाँ शुरू होता है। अब यहाँ देखिए, बाहर, मतलब ये पी में, बाहरी बोलना सॉरी, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 13 में पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 14 में, 3 रहा तो 15 में, 4 रहा तो 16 में, 5 रहा तो 17 में। पी की बात कर रहे हैं, पी की, पी में, तो पी में 2 है, 3 14 में पड़ेगा, तो वर्ग 14। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कौन नहीं जानता बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, यहाँ देखिए आपको फिगर भी लाया है, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? थर्मामीटर है। इससे बुखार मापा जाता है, और इसमें भरा रहता है एक धातु, एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है, और इसलिए ये तापमान मापने में इस्तेमाल होता है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये वही धातु है, देख रहे हो, द्रव की तरह एकदम, द्रव की तरह एकदम। याद रखिएगा कि कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसमें है पारा, यानी कि मरकरी। अगला, सोडियम की परमाणु संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, सोडियम की संयोजकता क्या है? चलो भाई, संयोजकता, संयोजकता का मतलब तो पता ही है, निकालो। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, 3s1। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। अगर यही प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता तो ये हो जाता, ये हो जाता ½ H2O, लेकिन जिप्सम का पूछा है तो ये हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के, वो होते हैं अम्लीय।
इसको याद करने के लिए धातु अम्लीय से याद कर सकते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ठीक है। उभयधर्मी भी होते हैं, कई धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं, अम्लीय भी संभव है तो, लेकिन क्षारीय होते हैं ज़्यादातर के। नाइट्रोजन अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? नाइट्रोजन यानी N2, तो N के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन होता है? देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि प्रत्येक तत्व चाहता है उसका अष्टक पूरा हो जाए। इसके पास 5 है तो ये क्या चाहेगा कि 3 मिल जाए, इसके पास 5 है तो क्या चाहेगा 3 मिल जाए, तो ये 3 गो का क्या कर लेगा लो, साझा कर लेगा लो, यानी कि ट्रिपल बंधन होता है। तो कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं। सोडियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? अभी तो ऊपर निकाल के दिखाएं, एक देख लीजिए, इधर दिखाएं यहाँ पे, ये देखिए सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो इसमें से कौन ऐसा धातु है जिसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराकर उसे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा ऐसी मैग्नीशियम है, ऐसा केवल मैग्नीशियम है। सोडियम को प्राप्त किया जाता है लेकिन उसमें मैग्नीशियम आंसर होगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकता है? तो ऐसा काम केवल कैल्शियम कर सकता है। केवल कैल्शियम ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रुक जाइए कहाँ गया भाई, अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम Ca ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा। तो ये अभिक्रिया करके बना देता है एक ऐसा यौगिक जो जल में विलय है। तो आंसर होगा कैल्शियम। आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। फेनाफ्थलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? देखिए फेनाफ्थलीन जो है एक सूचक है जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल देता है, तो क्षारीय माध्यम में इसका रंग हो जाता है गुलाबी। यानी जैसे ही फेनाफ्थलीन क्षारीय माध्यम को देखता है ये गुलाबी हो जाता है, देखता नहीं है मैंने उसकी उपस्थिति में। एसिटिक अम्ल का विपेशी नाम? देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल। अब अगर हम आईपीएसी नाम कहें तो कार्बन कितने हैं? 2 को बोलते हैं एथेन, तो एथेन लिख दो और वही अम्ल जोड़ दो तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन है जो इसमें तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कॉपर। कॉपर ऐसा नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? कौन है जो इसमें धातु है? सोडियम कैल्शियम, बिल्कुल भाई पहला ही दोनों धातु है, पहला ही दोनों धातु है। मैंने कह रहा है कि कौन जोड़ा जो है धातु का है? कार्बन तो धातु है, इसमें गंधक का धातु है, इसमें फास्फोरस धातु है, इसमें दोनों के दोनों धातु है, तो यही होगा आंसर। हीरा अपरूप है। देखिए हीरा ग्रेफाइड ये दोनों के दोनों जो है कार्बन के अपरूप हैं। तांबा की परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, तांबा की परमाणु संख्या 29 होती है, 29। देखिए हमसे बोर्ड में ज़्यादातर के सोडियम का पूछता है 11, एक पूछता है लोहा का Fe यानी कि 26, और एक पूछता है तांबा का यानी CO 29। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन है जो ठंडा हो जल या गर्म हो उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो सोना और चांदी ये दो ऐसे हैं ना जो अभिक्रिया करते ही नहीं बिल्कुल, बाकी सब करेगा लो, लेकिन ये जो Ag है यानी चांदी ये नहीं करेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? अमलगम है, तो इसमें अमलगम जो है ये है सोडियम और पारा, इन दोनों के जोड़ों को बोलते हैं अमलगम, इन्हीं से बनता है वो।
निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, और चांदी का सूत्र क्या होता है? Ag। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? देखिए, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 को कौन है जो विस्थापित करा सकता है? कौन है जो विस्थापित करा सकता है उसके यौगिक विलयन से? देखिए, ए सोना में तो इतनी पाउडर नहीं है, तांबे में भी इतनी पाउडर नहीं है, बचा टीन, और ये टीन में भी इतनी पाउडर नहीं है, तो फिर मैग्नीज ऐसा कर सकता है, मैग्नीज ऐसा कर सकता है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैग्नीज बोल दिए, ये ना कुछ भी बोल देते हैं हम, ऐसा है, ये है मैग्नीज नहीं था, माफ़ कीजिएगा, मैग्नीशियम था। शुक्र है कि दिमाग पर आया कि गलत बोल रहा है। मैग्नीशियम है, वो निकल जाता है, मैग्नीज का सूत्र Mn होता है। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। कोई तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो अगर मान लीजिए कोई तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन जुड़ने के कारण इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। लेकिन रुकिए 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 भी, पर ये तो जुड़ भी रहा है ना, संयोग कर रहा है, तो इस हिसाब से तो ये संयोजन भी होगा, तो ये दोनों का दोनों होगा। बोर्ड से थोड़ी सी गलती हो गई है भाई, जब ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो संयोजन भी हो सकता है। हाँ, पता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, पर हम लोग ये भी तो पढ़े हैं ना कि दो तत्वों का मिलना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दोनों होगा। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? कह रहा है कि ये किस प्रकार का लवण है? याद रखिएगा, यह एक क्षारकीय लवण है। अब ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, हालांकि इतना जटिल भी नहीं पूछना चाहिए बोर्ड को, पर अब इतने क्वेश्चन है तो एक आध दो तो ऐसा होंगे ही। शुद्ध जल का pH मान होता है, काय भाग रहे हो भाई? देखिए, शुद्ध जल का pH मान, पहले बात करते हैं अम्ल का। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से ज़्यादा, और उदासीन विलयन या जल का pH मान एक्यूरेट 7 होता है, एक्यूरेट 7। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए RRR दिया गया है, RRR। सर फिल्म का प्रमोशन कर रहे? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। RR यानी RRR, ये अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। इसका मतलब होता है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग। तो ये सब के सब होंगे, तीनों के तीनों। पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? देखिए, पॉलीथीन बड़ा ही खतरनाक है हमारे प्रकृति के लिए, आए दिन प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है, तो इसलिए हमें उसके जगह पर जूट का थैला भी चलेगा, कपड़ा का थैला भी चलेगा, कागज़ का भी चलेगा, तो सबका प्रयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो सबका एकदम इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए हमें। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखिए, कोयला और पेट्रोलियम बात करें तो मुख्य रूप से तो कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। कार्बन तो दिया भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसमें सल्फर भी होता है और थोड़े बहुत मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, तो इनमें से सभी होगा, सोचना नहीं, सब होगा। कार्बन तो होता ही होता है, पर कार्बन तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। वर्षा जल को भूमिगत स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, वर्षा जल को हम क्या चाहते हैं कि वर्षा जल जो भूमि के अंदर जाए, ताकि हमें भूमिगत जल मिल सके, हम पानी पी सके स्वच्छ रूप से। भूमिगत जल की बड़ी भूमिका है, तो उसको कई बार कई जगहों पे क्या किया जाता है, नीचे पहुंचा दिया जाता है। इसके लिए दो विधियां, एक है बोरवेल, दूसरा है डगवेल। दोनों विधियों से पहुंचाया जाता है पानी को ज़मीन के अंदर।
पाइप में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं और उसमें पानी डाल दिया जाता है, धीरे 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 वो रिस कर चला जाता है ज़मीन के अंदर। तो आखिरी क्वेश्चन इसी के साथ हमारा 80/80 हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा जल्दी बताएं ताकि छोटा वीडियो और आप लोग पूरा देखें। बहुत कम देख रहे हैं आप लोग, चलिए कोई बात नहीं है, ज़रूरत हो तो ही देखिए। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? देखिए सोडियम की परमाणु संख्या तो 11 होती है, मैग्नीशियम की 12, Zn और Cu इसका तो 29-30 होता है, Ag एयू का तो बहुत ज़्यादा होता है, तो बचा कौन? CaSC, यही होगा CaSC। ये 19 और 22 के बीच में ही पड़ता है सर, वो कैसे? कैल्शियम जो है, इन सबको मिटा दे थोड़ा, कैल्शियम इसकी परमाणु संख्या तो पता है सबको 20, और ये जो एस्केडियम है इसकी परमाणु संख्या होती है 21, तो ये पड़ गए ना 19 और 22 के बीच में, आंसर होगा बी। तो बस इसी के साथ हमने 80 में 80 प्रश्न कर लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कुछ सीखते रहिए, सिखाते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए।